हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 181 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 182 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने किस तरीके का प्रश्न लिखा है और आपको इसमें किन किन बिंदुओं को और ऐड करने की आवश्यकता है। इससे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ें, आपके लिए इस प्रश्न के संदर्भ में एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप में से जो लोग भी किसी जाति, किसी धर्म या किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो इस प्रश्न के उत्तर को सुने या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो कृपया अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त ना करें। अर्थात हमारा किसी भी तरीके का उद्देश्य उनकी भावनाओं को परेशान करना या उन्हें दुविधा में डालना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इतिहास की दृष्टि से आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देना। क्लियर? तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हम आपकी क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान नहीं करते या आपके धर्म का या आपकी जाति का सम्मान नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। जो शब्द या जिन शब्दावलियों का उपयोग इतिहास लेखन के दौरान हुआ, हम उन्हीं शब्दों और उन्हीं साक्ष्यों का उपयोग करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्लियर? तो अगर कोई गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो पहले हम आपका प्रश्न का उत्तर ही पढ़ते हैं। तो आपने लिखा है कि तुर्क आक्रमण से पूर्व उत्तरी भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का विवरण दीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है इसका उत्तर, भारत में तुर्कों का आक्रमण सर्वप्रथम महमूद गजनवी के नेतृत्व में 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य हुआ था। महमूद गजनवी का आक्रमण भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य लाया, किंतु यह सत्ता स्थापना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसका दूसरा दौर मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में 1175 से 1206 ईस्वी तक संपन्न हुआ। महमूद गजनवी की अपेक्षा मोहम्मद गौरी का आक्रमण ज़्यादा स्थायी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में उत्तरी भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक अवस्था तुर्कों के आक्रमण के समय उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जैसे पंजाब, मुल्तान, सिंध, कन्नौज। ये राज्य प्रायः प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा से परस्पर युद्ध करते थे और इसका स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि ये दुर्बल हो गए एवं विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सके। इनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो उत्तर सीमा की रक्षा कर सकता। महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद भी राजनीतिक विखंडन की स्थिति बनी रही। पंजाब को महमूद को जीत लिया था, उसे राजपूतों ने पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। इसी को आधार बनाकर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। एक सार्वभौमिक सत्ता के अभाव में आक्रमणकारियों का कार्य सरल हो गया। सामाजिक अवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की जटिलता के कारण हिंदू समाज वर्गों में विभाजित था। राज्य और युद्ध का उत्तरदायित्व केवल क्षत्रियों को समझा जाता था और सामान्य जनता को युद्ध या राज्य में रुचि नहीं थी। जबकि तुर्क आक्रमणकारी आपसी एकता एवं उत्साह के साथ युद्ध करते थे। तुर्कों की विजय या राजपूतों की उदासीनता से देखा जा सकता है। सामाजिक गतिशीलता नष्ट हो चुकी थी और सैनिक ज्ञान या विदेशों की राजनीति को जानने की जिज्ञासा नहीं थी। बाहरी जगत से संपर्क टूट चुका था। देखो, ये जो आप लाइन लिखती हो ना, लास्ट की जो लाइन है कि जिसमें भारतीयों की काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष कर दी जाती है कि भारतीयों को बाहर से कोई नॉलेज नहीं था, विदेशियों से कोई संपर्क नहीं था, तो ये लाइनें ना लिखा करें। ये बात ठीक है कि भले उनको नहीं रहा होगा, कुछ कमतर रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इनडायरेक्ट होकर सोचिए कि अगर भारतीयों को बाहर का नॉलेज ही ना होता, विदेशियों का, आपसे अपने पड़ोसियों का संबंध ही ना पता होता, समझ गए, तो आप कैसे कह सकती हैं कि कोई बाहरी आक्रमण हमारे देश में हुआ। और आप एक जगह ये भी कह चुकी हैं पहले ही कि भारत जो था वो वास्तव में कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। समझ गए? तो जो बीच में रह रहा है उसको विदेशी संपर्क बनाने से क्या फ़ायदा। समझना इस बात को
कि जो बीच में रह रहा है, जो लैंडलॉक कंट्री है पूरी तरीके से, मान लो दिल्ली है, उसको क्या करना, उसको पता है कि अभी हमारे पास आने में इनको समय लगेगा। अभी सिंध वाले लड़ेंगे, फिर सिंध के बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लोग लड़ेंगे, फिर बुंदेलखंड कह रहा हूँ, पंजाब के लोग लड़ेंगे, पंजाब के बाद हिमाचल के लोग लड़ेंगे, हिमाचल का राजस्थान के कुछ एरिया के लोग लड़ेंगे, तब ये हमारे पास आ पाएंगे। समझ गए? तो ये इतने लोगों से लड़ेंगे तो ये लोग अपनी विदेश नीति बनाएं, हमें अभी विदेश नीति नहीं बनाना है। तो ये सबके लिए एक समान रूप से लागू नहीं होता। क्लियर? तो ऐसी लाइनों से आप बचा करें। दूसरी बात ये है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा है। देखो, आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि तुर्कों के आक्रमण से पहले उत्तर भारत की स्थिति कैसी थी, और जिसमें समाज की बतानी है और राजनीति की बतानी है। तो आपको इसमें तुर्कों का आक्रमण इतना डिटेल में नहीं बताना है, आपको बस ये बता देना है कि भारत में तुर्कों का आक्रमण वास्तव में 2 चरणों में संपन्न हुआ, जो कि एक महमूद गजनवी के टाइम पे, दूसरा मोहम्मद गौरी के टाइम पे। बस इस समय भारत में, उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ इस तरह थी। आप ये बता दो फिर, और फिर आप बता दो सामाजिक स्थिति। इतना ज़्यादा आप जब विश्लेषण कर देंगे ना, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपने उसके प्रश्न को नहीं समझा और आपने तुर्कों के आक्रमण की स्थिति को बता दिया। समझ रहे हैं? तो आपको ये सारी लाइनें हटानी है, ये सारी लाइनें यहाँ पे काम की नहीं है। आपको कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से आप 2 से 3 लाइन लो इस पूरे पैरा से, एक महमूद गजनवी की लाइन और एक मोहम्मद गौरी की। क्लियर? और तुरंत अपनी इस क्वेश्चन पे आ जाओ। और एक और बात कि आप जब अपना उत्तर लिखा करें ना, तो हेडिंग डाल के मत लिखा करें। देखो, हेडिंग जो डालने की प्रवृत्ति होती है, ये यूनिवर्सिटी में या किसी किसी पीसीएस के एग्ज़ाम में उपयोगी हो सकती है, बट यूपीएससी के लिए ये हेडिंग डालकर लिखना उचित नहीं है। और हम ये मानकर चलते हैं कि आप अगर यूपीएससी दे रहे हैं या कोई पीसीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी हेडिंग का उपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो पैसेज हो जाता है वो खंडित हो जाता है, मतलब वो अपना एक अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है आपके ऊपर वाले पैराग्राफ से। और जब आपका पैरा ऊपर वाला और नीचा वाला अलग व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपके उत्तर में उतनी गहनता नहीं है। क्लियर? तो उत्तर को गहन बनाने के लिए पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट फॉर्म में लिखें। जैसे इसमें 2 पॉइंट्स आप बना सकते हो। पॉलिटिकल को तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, और सामाजिक स्थिति को आप पॉइंट फॉर्म में लिख दो और फिर निष्कर्ष दे दो। तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है ना, काफ़ी रोचक बन जाएगा। समझ गए? अब जब आप ये बताती हैं कि उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्थिति कैसी थी, खासतौर पर तुर्कों के पहले, तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये सब में नहीं हो पाता, कि वास्तव में उत्तर भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं वो कब चेंज हुई और किस तरीके से चेंज हुई। हालांकि हम आपको एंसेंट इंडिया की हिस्ट्री ऑप्शन में सारा डिटेल से पढ़ाएंगे, बट अभी हम आपको आपका उत्तर कंप्लीट कराने के लिए इस चीज़ को बता दे रहे हैं संक्षेप में। बाकी काफ़ी गहनता पूर्वक हम वहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्ष कौन था? मौखरी राजवंश का एक राजा था जो कि कन्नौज पर शासन करता था। क्लियर? तो हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई, अर्थात उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। समझ गए? और जब ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, तो आगे चलकर कन्नौज इनकी सत्ता का प्रमुख प्रभुत्व का प्रतीक बना, जिसको लेकर गुर्जर प्रतिहार पाल वंश के मध्य संघर्ष हुआ। क्लियर? और इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार जीत पाए, लेकिन पाल और परमार ये नहीं जीत पाए। आगे चलकर गुर्जर प्रतिहार की भी स्थिति कमज़ोर हो गई, और जब उनकी स्थिति पूरी तरह से कमज़ोर हो गई, तब क्या हुआ कि इसके बाद राजपूत राज्यों का उदय हुआ। और उन राजपूत राज्यों में आप जानती हो कि कोई अजमेर में आया, तो कोई संभर में आया, खासतौर पर चौहान वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश आए, कन्नौज में गहड़वाल वंश आए जिसका शासक था जयचंद, और जयचंद की टसल चलती थी हमेशा पृथ्वीराज चौहान से। क्लियर? मालवा में परमार वंश आए थे, दिल्ली में तोमर वंश आ चुके थे। आपको इन सबको मेंशन कर देना एक एक लाइन में।
जैसे आपने ऐसे बता दिया ना, कन्नौज, पंजाब, मुल्तान, सिंध, ये नॉर्मल हो गए। उत्तर भारत आपको बताना है, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गया, मुल्तान, सिंध, समझ गए। तो आपको यहाँ पे ऐसे बता देना कि कन्नौज का गहड़वाल वंश, दिल्ली का तोमर वंश, बुंदेलखंड के चंदेल, ऐसे आप बता दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा आपको उस समय की राजनीतिक स्थिति का अच्छे से ज्ञान था। भाई आपसे क्षेत्र नहीं पूछा ना, आपसे राजनीतिक क्षेत्र पूछा है। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब कि किस राजनेता के नेतृत्व में वो क्षेत्र था, मतलब बुंदेलखंड किसके नेतृत्व में था, चंदेलों के। जो उस समय का अजमेर और संभर का जो क्षेत्र था, राजस्थान का एरिया, वो किसके नेतृत्व में था, पृथ्वीराज चौहान के, यानी कि चौहान वंश के। क्लियर। कन्नौज का जो एरिया था किसके नेतृत्व में था, गहड़वाल वंश के, समझ गए। दिल्ली किसके नेतृत्व में था, तोमरों के। ऐसे आपसे उसने पूछा, तो आप ये चीज़ें इसमें बता देंगे। और जब ये चीज़ें आप बताएंगी तब आप बताएंगी कि आगे चलकर हुआ क्या कि 9वीं शताब्दी के आसपास ही जो हिंदू शाही वंश काबुल और पंजाब में होता था, वो अब बदल कर बहमनी वंश के रूप में शासन करने लगा, जिसका प्रमुख नेता बनता है आनंद पाल। क्लियर। और इसी समय आगे चलकर आप देखोगे कि कई सारे बंगाल में एक वंश उभर कर आता है, पाल वंश, जिसका स्थापना उस समय देवपाल ने की थी। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगी कि हाँ कैसे राजनीतिक बिखराव था, और इसी राजनीतिक बिखराव और इन्हीं के आपसी संघर्ष के परिणाम ने, जैसे ये लिखा है ना आपने कि ये परस्पर आपस में युद्ध करते रहते थे, तो आपस में परस्पर संघर्ष रहते थे, जिस कारण इनकी स्थिति काफ़ी दुर्बल हो गई। साथ ही इनकी दुर्बलता के पीछे इनकी सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार थीं। ऐसे इस लाइन को अपने अगले टॉपिक से इंटरलिंक कर दो, तो क्या होगा कि आपका ये जो दूसरा बिखराव है ना, ये नहीं लगेगा, और एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि वास्तव में राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिस्थितियों ने मिलकर आगे चलकर तुर्कों को आक्रमण करने के बाद विजित कराने में सहायक की भूमिका निभाई। अब आप कहोगे कि मास्टर आप ऐसा निष्कर्ष क्यों दे रहे हो। ऐसा निष्कर्ष इसलिए दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे तुर्कों के पहले का पूछा है, मतलब कि तुर्क सफल क्यों हुए ये नहीं पूछा, उनके आने के पहले की क्या स्थिति थी। और जब उनके आने के पहले की स्थिति में नॉर्थ इंडिया इतना वैक्यूम में था, इतना उसमें वैक्यूम क्रिएट था, मतलब इतना उसमें आप कह सकते हो कि शून्य क्रिएट था, निर्वात इतना था, तो उस निर्वात की भरपाई करने के लिए तुर्कों का आगमन एक कह सकती हो कि अवश्यंभावी प्रयास था। क्लियर। और जिसमें वो सफल भी हो गए। तो ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा ना केवल आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने जो पूछा, बल्कि इन फ्यूचर में हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आपने उसकी हमें एक हिंट भी दे दी, अर्थात आपको तुर्कों के प्रति एक काफ़ी गहन अध्ययन है, यानी कि आपका जो उत्तर लेखन है वो काफ़ी विश्लेषणात्मक है। अर्थात आप जब आईएएस एस्पायरेंट बनेंगी तो आप समस्याओं को काफ़ी गहनतापूर्वक समझकर न केवल उसका तत्कालिक परिस्थितियों में निष्कर्ष देंगी, बल्कि भावी भविष्य में उसके क्या परिणाम निकलेंगे, आप इनकी भी समझ सामने अपने ऊपर के ऑफिसर्स को बता सकेंगे। यही तो वो पूछना चाहता है। उत्तर लेखन देखो इसलिए तो आपसे नहीं करा रहा है कि आपसे वो तुर्कों की समस्या को पूछे, आपसे उस समय के उत्तर भारत की राजनीति पे पीएचडी करवाए। वास्तव में आपसे ये प्रश्न इसीलिए पूछ रहा है कि आप इस प्रश्न को लिखते वक्त एक आईएएस एस्पायरेंट की तरह कैसे सोचती हैं, एक आईएएस एस्पायरेंट की तरह आप अपने उत्तर का लेखन कैसे करती हैं, इस चीज़ की वो समझ चाह रहा। समझ गए। अब आपने राजनीतिक तो देख लिया कि कैसे दिल्ली में तोमर, कन्नौज में गहड़वाल वंश, क्लियर, बुंदेलखंड में चंदेल या अजमेर और खांबर में चौहान वंश, इन सबको आपने बता दिया। अब आप बताओ, जो मैंने आपको बताया ना कि ये आपसी संघर्ष रहते थे, इनमें एकता का अभाव था, साथ ही इनमें एकता के अभाव का एक कारण उस समय की सामाजिक परिस्थितियां भी थी। अब सामाजिक परिस्थितियां बता दो, अर्थात उस समय का समाज न केवल जाति पात के भेदभाव से संलग्न था, बल्कि उसमें एकता का अभाव था। इसके अलावा ब्राह्मणों को उस समाज में उच्च वर्ग का दर्जा प्राप्त था, जिसमें उनके अलावा किसी को ज्ञान प्राप्ति की अनुमति भी नहीं थी। साथ ही कृत्य कल्पतरु और गृहस्थ रत्नाकर नामक पुस्तक में सबके अलग अलग कार्यों का, अर्थात सभी वर्णों का अलग अलग विभाजन था कि कौन किस कृत्य में संलग्न होगा, अर्थात
छत्री का कार्य रक्षा करना होता था, वैश्य का कार्य उस समय की इकोनॉमी को मेंटेन करना होता था, जबकि शूद्रों का कार्य अन्न की सेवा करना होता था। ये बात अलग है कि शूद्रों और चंडालों की स्थिति यहाँ पर काफ़ी निंदनीय थी, काफ़ी दयनीय थी। अर्थात इस समय ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता का बखान करने वाले मनु जैसे धर्म ग्रंथकारों ने भी ब्राह्मणों को ही उच्च श्रेष्ठ माना। अर्थात यहाँ पर व्याप्त वर्ण व्यवस्था ने भी उस समय तुर्कों से मुकाबला करने में सहयोग की प्रवृत्ति को कह सकते हो धूमिल कर दिया, या कह सकती हो कि उसे दूर दूर तक नज़रअंदाज कर दिया। क्लियर। और फिर आप जब ये बता दोगी तो इसी में आप देखोगी कि एक हिस्टोरियन है परमात्मा शायद शरण, हाँ परमात्मा शरण नाम के हिस्टोरियन हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि वास्तव में तुर्कों से पराजित होने का जो मुख्य कारण था भारतीयों का, वो था भारतीयों की जाति व्यवस्था। क्लियर। तो आप इस चीज़ का मेंशन कर दोगे तो इससे आपका उत्तर क्या होगा, काफ़ी मौलिक हो जाएगा। और आप ये भी जानती हो कि उस समय अलबरूनी ने भी इन्हीं सारी चीज़ों को बताया है। हालांकि हमने अलबरूनी का क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें कुछ अतिरंजना भी हैं, अतिशयोक्ति भी हैं, बट उसकी कुछ बातें काम की हैं कि वो क्या बोलता है कि भारतीयों को अपने ज्ञान पर काफ़ी दंभ है। दंभ का मतलब अहम है, अहम का मतलब घमंड है। क्लियर। और भारतीय दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखते। साथ ही भारत में जो समाज है वो कई छोटे छोटे बातों पे या वर्गों पे, या एक तरीके से कह सकते हो कि परिस्थितियों के अनुरूप विभाजित है। क्लियर। तो ऐसे आप बता सकती हैं। और फिर आप निष्कर्ष दे दें कि उपरोक्त राजनीतिक एवं सामाजिक विखंडनकारी प्रवृत्तियों ने आगे चलकर तुर्कों के आक्रमण का मार्ग को प्रशस्त किया, जिसने आगे चलकर इन विखंडित हुई राज्यों को अपने अधीन बना लिया और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में सहायक की भूमिका का निर्वहन किया, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि को तैयार किया। समझ गए। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इस टॉपिक के प्रति आप अपनी कम से कम शब्दों में गहनतापूर्वक बातों का भी उल्लेख कर सकेंगी। ना आपके इन प्रश्न के उत्तर में बातें रिपीट होंगी, बल्कि एक विश्लेषण के तहत आप एक अच्छे निष्कर्ष की ओर भी पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आपको इस टॉपिक की भी समझ आई होगी। देखो, ये जितने भी टॉपिक है ना, मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि एक तो एंशिएंट इंडिया में इन्हें कोई पढ़ाता नहीं, इतने डेप्थ में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, पढ़ा दिया जाएगा तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया गया कि तुर्कों के पहले क्या स्थिति थी, बाद की क्या स्थिति थी। इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। देखो, ये सारे क्वेश्चन जब आप लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगी, खासतौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप लोग करते हैं एंशिएंट इंडिया से, तो उसमें आपको इन सारे टॉपिक्स पर एक तरीके से प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, आपको इन पे रिसर्च करनी होती है, ब्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको समझने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। वास्तव में हमने ये आपको ब्लॉग्स के हिसाब से ही बताया है कि आप अगर कभी ब्लॉग्स लिखना चाहें इन टॉपिक्स पर तो आप लिख सकती हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, जब हम एंशिएंट इंडिया में ये सारे टॉपिक कवर कराएंगे तो आपको इनके टॉपिक के प्रति एक काफ़ी गहन समझ भी पता चलेगी। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हर्ष के पहले की पृष्ठभूमि क्या थी और हर्ष की स्थिति क्या थी। अभी तो हमने हर्ष के बारे में बताया ही नहीं, हमने यही बता दिया। अब इतना डेप्थ में अगर हम पीछे जाएंगे, पूरी कवर स्टोरी लेंगे तो टाइम तो ले लेगा, है ना। और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं जब हम ऑलरेडी इसको कराएंगे ही। अगर हम ना कराते तो भले इस पर हम 40 से 35 मिनट तक दे सकते हैं, बट जब हम एंशिएंट इंडिया में कराएंगे ही इस टॉपिक को, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकती हैं। क्लियर। तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको अपना उत्तर लेखन किस तरीके से करना है, किस तरीके से इस भूमिका से बचना है और क्यों बचना है, साथ ही इन हेडिंग्स का उपयोग क्यों नहीं करना है, और अपना जो निष्कर्ष देना है वो इतना आलोचनात्मक होकर ना देकर एक भविष्यगत निष्कर्ष क्यों देना है, और उसके पीछे का कारण क्या है और उसका यूपीएससी से संबंध क्या है। इन सारी चीज़ों को आपने इस कम से कम वीडियो की लिमिट में सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।